हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप लोगों ने पिछली वीडियो को एंजॉय किया होगा और उससे कुछ सीखा होगा। देखिए, आप सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए चले हैं तो उसके लिए किसी भी चीज को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। जहां आपके ज्ञान की वृद्धि हो वहां तो बिल्कुल भी नहीं। ज्ञान लेना है, कहीं से भी लेना है, 6th क्लास से भी लेना है। कभी कभी बड़े बड़े बच्चे जो होते हैं वो छोटे बच्चों से सीख लेते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से क्वेश्चंस आते हैं और ये बुक्स आपकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको बढ़ाती है। समझ और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना इस किताब का उद्देश्य है और एग्जाम का भी यही उद्देश्य है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को कैसे वो परखती है। तो शुरू करते हैं। अगला चैप्टर हमने पीछे देखा, विविधता की समझ और विविधता और भेदभाव, दोनों को आपने पिछले वीडियो में देखा। अब हम देखते हैं सरकार क्या है। देखिए, आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं तो आप लोगों को ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि सिविल सेवा में आप जा रहे हैं और सरकार का हिस्सा बन रहे हैं, तो सरकार क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप यही नहीं जानते सरकार क्या है तो आगे बहुत बड़े बड़े जो क्लेम हैं वो आप कैसे पूरे करेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि सरकार क्या होती है और सरकार के क्या काम होते हैं। इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा समराइज करूं तो आप इसमें पढ़ेंगे सरकार क्या है। देखिए, सरकार क्या है, उसके फिर काम क्या है सरकार के, और वो अपने काम को कैसे करती है, उसके लेवल क्या है, कानून और सरकार का क्या संबंध है, और सरकार कितने प्रकार की होती हैं, सरकारों के जो प्रकार होते हैं, और खासतौर से लोकतांत्रिक सरकार, उसके बारे में आपको पढ़ेंगे। एक इसमें थोड़ा सा दिया है कि वोट का महत्व क्या है, कैसे हमने संघर्षों से इन अधिकारों को प्राप्त किया है, और किस प्रकार महिलाओं ने और गरीबों लोगों ने को भी वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ है। अब इससे पहले हम बताएंगे कि सरकार शब्द को आप बार बार सुनते हैं, तो सरकार का अर्थ क्या है। सरकार का अर्थ है कि आप, ये यूनिट 2 है। सरकार का अर्थ है कि आप के बारे में जो डिसीजन लेना है, आपके हितों के बारे में जो डिसीजन लेना है वो कौन लेगा, वो सरकार लेगी। हमेशा एक व्यवस्था बनाना जरूरी है। कहां पर, किसी भी देश में, किसी भी देश में व्यवस्था बनाना जरूरी है। और व्यवस्था कैसे बनती है, संस्थाओं के द्वारा व्यवस्था बनती है। तो आइए शुरू करते हैं। सरकार क्या है। सरकार है आप लोगों के लिए जो निर्णय लेती है, जो नियंत्रण करती है, वो सरकार है। किस पर नियंत्रण करती है सरकार? देश पर नियंत्रण करती है। किसके लिए? व्यवस्था बनाने के लिए नियंत्रण करना आवश्यक है। तो आप इसके बारे में समझेंगे। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है, यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, भूमिका निभाती है, और सरकार क्या करती है, वे निर्णय कैसे लेती है। अलग अलग तरह की सरकारों, जैसे लोकतांत्रिक सरकार, राजतंत्र सरकार के बीच क्या अंतर है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ये कुछ कटिंग दी हुई है जो बच्चों को समझाने के लिए कि सरकार को आप अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि सरकार सरकार, तो सरकार एक क्या शब्द है उसके बारे में जानने के लिए जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा हो। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। बिल्कुल होती है, सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। देखिए, सरकार क्या करती है, निर्णय लेती है। किससे संबंधित निर्णय लेती है? आपको बेसिक सुविधाएं देनी है, आप लोगों को व्यवस्था देनी है, आप लोगों को सुरक्षा देनी है। ये सब काम किसके हैं? सरकार के। इसके बारे में डिसीजन कौन लेगा? सरकार डिसीजन लेगी। सरकार को शक्ति कौन देता है डिसीजन लेने की? आप देते हैं। कैसे देते हैं? उनको चुनकर, या राजतंत्र में उनके पास स्वतः होती है। तो वो किसके, लोकतंत्र में किसके प्रति उत्तरदायी सरकार होती है? लोगों के प्रति उत्तरदायी सरकार होती है। राजतंत्र में किसी के प्रति राजा उत्तरदायी नहीं होता। तो क्या होता है, ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें, स्कूल कहाँ बनाए,
बहुत ज्यादा महंगाई हो जाने पर चीजों के दाम कैसे घटाए जाए, या बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। जैसे उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद कैसे करे, ये डिसीजन भी सरकार लेती है और उनके लिए कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करते हैं, जैसे डाक, रेलवे सेवा, ये सब कौन करते हैं? सरकारें। सरकारें आपको सेवाएं भी देती हैं, आपको सुविधाएं भी देती हैं और आपकी जरूरतों को पूरा भी करती हैं, आपको सुरक्षा भी देती है। तो समझिए कितना बड़ा काम है सरकार के लिए, कितना अगर मैं इसको एक छोटे रूप में समझाऊं सरकार को, तो आप अपने घर में देखिए, आपके घर में अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो सरकार कौन है? आपके माता पिता, जो आपके लिए डिसीजन लेते हैं। आपके बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं जो आपके लिए डिसीजन लेते हैं और आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, आपकी बेसिक चीजों को पूरा करते हैं। और वो क्या करते हैं? आप पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाते हैं। किसका? कुछ भी नियम बनाते हैं आपके हितों में, आप उन नियमों को ना तोड़े, तो वो रिस्ट्रिक्शन भी लगाते हैं। जैसे सपोज करो आप बीमार हैं और आपको बाहर जाना है, तो रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, नहीं आप बीमार हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, धूप में नहीं खेल सकते, आपको घर में ही रहना होगा। जैसे अभी कोरोना वायरस है, अभी सरकार ने क्या किया? रिस्ट्रिक्शंस लगाए, आपको घर में ही रहना है। क्यों? आपके हित में, कहीं ये वायरस सबको चपेट में ना ले ले। तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है सरकार को सहयोग करना। लोगों की भागीदारी के बिना सरकार अब ठीक से उसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। आगे, सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है, सुरक्षा देना भी सरकार का काम है। दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध रखना भी सरकार का काम है। उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है कि देश के सभी लोगों को पर्याप्त भोजन और अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, सुरक्षा मिल सके, बेसिक नीड्स आपकी पूरी हो सके, यह भी सरकार का काम है। विपदा आने पर, कोई भी विपदा आने पर आप रेस्क्यू ऑपरेशन चला सकें, यह भी सरकार का काम है। ठीक, पीड़ित लोगों की सहायता करना, सरकार का काम क्या है? पीड़ित लोगों की सहायता करना। अगर कहीं कोई विवाद होता है, अपराध करता है, तो लोग न्यायालय जाते हैं और न्यायालय भी सरकार का है। अब अपराध, कानून बनाया, कानून को इंप्लीमेंट करना है और कानून का पालन करवाना है, तो उसके लिए संस्थाएं होती हैं। न्यायालय उसकी एक संस्था है जिसके द्वारा वो उन कानूनों को क्या करती है? पालन करवाती है। शायद आपको यह जानकर अचरज होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे करती है। बिल्कुल अचरज होगा, भाई इतना काम कैसे करेगी सरकार, और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है, कैसे करती है और क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत है। व्यवस्था के लिए क्यों करती है? व्यवस्था के लिए। कैसे करती है? अपनी संस्थाओं के द्वारा। आप आगे पढ़ेंगे, ये बेसिक समझ बनाने के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, छोटा सा पार्ट है, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है और आपकी समझ बढ़ती है सरकार के प्रति। सरकार एक वेलफेयर सरकार होनी चाहिए, ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए जो आपको शोषण करे। जैसे अंग्रेज थे, सरकार तो अंग्रेजों की भी थी आजादी से पहले, लेकिन हमने आजादी की मांग क्यों की? आजादी किससे? आजादी, शोषण से आजादी। वो क्या करते? सरकार चलाते थे, लेकिन वो वेलफेयर में नहीं चलाते थे जनता के, वो क्या करते थे? वो शोषण करते थे। और जैसे जनता को पता चला कि हमारा शोषण करते हैं, तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना ही स्वतंत्रता की मांग थी, और हम अपनी सरकार बनाए जो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को पूरा करती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। ठीक, नियम कैसे होंगे? व्यवस्था बनाएंगे, व्यवस्था बनाने के लिए नियम बनाने होंगे। और उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षा महसूस कर सके। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। तो सरकार के 3 काम होते हैं। सरकार के क्या काम है? सरकार का जो काम है वो ये है, सरकार के जो काम है, काम किसके? सरकार के। सरकार के काम क्या काम है भाई? सरकार के 3 काम। कौन कौन से काम है? नियम बनाना, नियम को लागू करना और निर्णय लेना। ये किसके द्वारा? सरकार के काम क्या है? नियम बनाना, नियम को लागू करना और
निर्णय लेना, और यही सरकार के काम है। ठीक, अब आगे क्या कहा है इन्होंने, आगे कहा है कि जैसे मान लिया संसाधनों पर नियंत्रण, उदाहरण के लिए उन्होंने कहा है नियम, अगर आप नियम नहीं बनाएंगे और संसाधनों पर नियंत्रण की बात आई, अगर सरकार इन चीजों के लिए नियम नहीं बनाएगी तो जो ताकतवर है वो तो संसाधनों को अधिक अपने पास कलेक्ट कर लेगा, और बहुत जो कमजोर है वो वंचित रह जाएंगे बेसिक नीड से भी। तो ऐसी कंडीशन में सरकार का रोल आता है, वेलफेयर सरकार का, कि जो वंचित है उनको संसाधनों पर अधिकार दिया जाए, खासतौर से मूलभूत बेसिक नीड्स तो उनकी पूरी हो। ये आगे जो बताया गया है सरकार के स्तर, सरकार के जो स्तर है वो क्या है, देखिए भाई सरकार क्या है, सरकार जैसे भारत का उदाहरण ले, भारत तो बहुत बड़ा देश है, अगर कोई छोटा सा देश है, जैसे सपोज करो भूटान है, भूटान एक छोटा सा देश है जिसके पास छोटी भौगोलिक उसका छोटा है, भूगोल उसका छोटा है, और उसका जो पॉपुलेशन है वो कम है, तो वहां पर क्या है, सरकार चलाना बड़ी बात नहीं है, वहां डिसीजन लेना बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में जिसकी भौगोलिक जो क्षेत्र है, एरिया है, वही लगभग 32 लाख किलोमीटर का है, और जहां की जनसंख्या पॉपुलेशन 135 करोड़ के लगभग है, तो ऐसी कंडीशन में व्यवस्था बनाना, नियम व्यवस्था बनाना और व्यवस्था नियंत्रण करना बहुत चैलेंजिंग काम होता है। तो सरकार को 3 स्तरों पर बांटा गया है ऐसी कंडीशन में, केंद्र स्तर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, और स्थानीय यानी कि लोकल स्तर पर। जो लोकल स्तर पर है उस पे तो गांव शहर होंगे, आपका गांव होगा, शहर होगा, मोहल्ला होगा, ये लोकल स्तर के डिसीजन लेंगे, नियम बनाएंगे। और जो राज्य है, राज्य की सीमा के अंदर है जो, वो राज्य स्तर के नियम बनाएंगे, निर्णय लेंगे, और पूरे देश के लिए राष्ट्रीय स्तर की सरकार निर्णय लेगी और नियम बनाएगी। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, सबसे पहले तो हम मैप देख लेते हैं एक बार। वैसे मैप की स्टडी ज्योग्राफी में तो करेंगे ही हम पूरा, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, ये पॉलिटिकल मैप है भारत का। इसमें देखो ये पूरा राष्ट्र है, भारत पूरा एक राष्ट्र है, और इस राष्ट्र में क्या है, पूरा राष्ट्र, उसमें ये स्टेट हैं जो राज्य हैं, राज्य स्तर के हैं। ये जैसे मान लिया राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है ना, ये इस टाइप से, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है। तो ये बहुत सारे स्टेट हैं, स्टेट के स्तर पर सरकार होगी, राष्ट्र के स्तर पर सरकार होगी, और अगला मैप जो है उसमें जिले दिखाए गए हैं प्रशासनिक, इनमें छोटे छोटे जिले भी होते हैं, तो जिला स्तर पर स्थानीय सरकारें होंगी। तो 3 स्तर की सरकारें हुई। कौन कौन सी सरकार हुई, अगर हम देखें तो ये 3 स्तर की सरकार हुई। एक पिरामिड सा बन जाए तो सबसे ऊपर कौन बैठी है, राष्ट्रीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार सबसे ऊपर बैठी है। और फिर आप देखें, फिर है राज्य सरकार, और फिर है स्थानीय सरकार। ये पिरामिड अगर देखें तो ये है स्थानीय। तो 3 लेवल की सरकारें हैं, फर्स्ट है राष्ट्रीय स्तर की, सेकंड है राज्य स्तर की, और थर्ड है आपके स्थानीय स्तर की सरकारें। अब नेक्स्ट आगे क्या लिखा है इसमें, आगे इसमें लिखा है कि राज्य सरकारों के स्तर। अब देखिए सरकारों के स्तर के बारे में जो लिखा है एक बार वो पढ़ लेते हैं। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार के सारे इंतजाम कैसे करते होंगे। अब इंतजाम कैसे करते हैं, सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, और राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब है गांव, शहर, मोहल्ले, राज्य स्तर का मतलब है पूरा राज्य, और जो राष्ट्रीय स्तर का मतलब है पूरा देश। जो देश के लिए, पूरे देश के लिए फैसले लेने होते हैं, निर्णय लेने होते हैं, नियम बनाने होते हैं, उसे तो राष्ट्रीय सरकार देखती है। जिसमें राज्य स्तर के लिए निर्णय लेने होते हैं या नियम बनाने होते हैं, राज्य सरकार होती है। और जिसमें स्थानीय स्तर के, गांव स्तर पर, शहर स्तर पर या मोहल्ले स्तर पर नियम लेने होंगे, नियम बनाने होंगे और निर्णय लेने होंगे, वो स्थानीय सरकारें कहलाती हैं। तो आगे इसमें जो दिया गया है, ये मैप दिया है, इसमें जिले बताए गए हैं। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम इसको अच्छे से, मैप को स्टडी, ये तो बहुत रफली सा मैप है। और मैप को तो आप फिर भी देखते रहिए भाई, आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, आपको भारत के मैप की स्टडी और विश्व के मैप की स्टडी अच्छे से करनी है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। और ज्योग्राफी में मैं तो कराऊंगा ही,
आप भी खुद से अपने पास रखिए मैप को। मैप के बिना स्टडी नहीं की जा सकती, इतिहास की भी नहीं की जा सकती और भूगोल की भी नहीं। और पॉलिटी में तो ये है कि आपको काम चल जाएगा, लेकिन एक ब्रीफ होना चाहिए कि हाँ कौन सा राज्य कहाँ पर है और कौन सा जिला कौन से राज्य में पड़ता है। सरकार एवं कानून, अब सरकार और कानून का क्या संबंध है? देखिए, अगर सपोज करो सरकार कानून ना बनाए, आपके लिए नियम ना बनाए, बना दे और उसे फिर लागू ना करे ठीक से, तो उसका कोई महत्व है? व्यवस्था बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा कि हमें नियम भी बनाने होंगे, कानून भी बनाने होंगे और उनको लागू भी करने होंगे, बाध्यकारी होंगे वे आप लोगों के लिए। और आप लोग उसको अगर नहीं मानते तो बनाने का कोई अर्थ नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को कानून मानने होते हैं। सरकार कानून बनाती है और सभी लोगों को कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। देखो भाई, कानून नियम तो पहले भी बनते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी कानून नियम बनते थे, लेकिन वो हमारे हितकारी नहीं थे। जब कानून और नियम जनता के हित में ना हो, तो वो कानून नियम शोषणकारी हो, तो वो फिर सरकार शोषणकारी सरकार होती है, कल्याणकारी नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या है, अभी आजादी के बाद हमने देखा कि हमारी सरकार कल्याणकारी सरकार है। तो वे कल्याणकारी सरकार होने के कारण हम जो है हमारे लिए वो नियम बनाती है और फिर हमें भी नियम मानना आवश्यक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपको लाइसेंस बिना प्राप्त किए गाड़ी नहीं चलानी है, ये नियम बनाया। तो ये बनाया किसके लिए? हमारे सुरक्षा के लिए। क्यों? अगर आपसे गाड़ी चलानी नहीं आती है तो आप हाईवे पर जाते हैं गाड़ी लेकर, आप अपनी जीवन के साथ तो खिलवाड़ करें, साथ में किसी जिसके साथ एक्सीडेंट होगा पता नहीं कितने लोगों को आप नुकसान पहुंचा देंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या नियम बनाया कि लाइसेंस होना जरूरी है, यानी कि आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, और यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपके पास फाइन होगा या आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये बाध्यकारी है, यानी कि लागू करना जरूरी है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। कानून बनाने की ताकत है, साथ में लोगों को मनवाने के लिए भी बाध्य करने के लिए भी ताकत है। उदाहरण के लिए कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है, जुर्माना भरना पड़ता है। वही उदाहरण है सर। अब क्या है, ये सरकार को कार्रवाई कर सकती है। उसके अलावा अगर कोई लोगों को किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। देखिए, कानून लागू करवाना सिर्फ सरकार का ही नहीं, लोगों का भी अधिकार है। लोगों को लगता है कि कानून का पालन ठीक से नहीं हो रहा है तो वो न्यायालय जा सकता है और न्यायालय उस पर कंसर्न करेगा, डिसीजन लेगा कि क्या कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा है। तो सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। देखिए, ये चैप्टर आपको आंसर राइटिंग में, निबंध में और इंटरव्यू में बहुत मदद करने वाला है। आपकी सोच को बहुत ब्रॉड कर देता है। तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट जब तक आप पढ़ तो रहे हैं, हाँ भाई ये आर्टिकल में ये केंद्र सरकार है, इसमें राज्य सरकार है, इसमें स्थानीय सरकार है, लेकिन सरकार क्या है उसका एक बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप यही नहीं जानते सरकार क्या है, कितने प्रकार की होती है और क्यों सरकार को डेवलप किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है, लोकतंत्र क्या होता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर आप आंसर राइटिंग में भाई रट तो सकते नहीं, समझदारी से लिखना होगा। निबंध में और इंटरव्यू में तीनों जगह आप मात खा जाएंगे। तो इसलिए ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकते हैं और दावा कर सकते हैं कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा क्या कदम उठाने की जरूरत है, तो न्यायालय उस पर आदेश देगा। आगे लिखा है सरकार के प्रकार। सरकार कितने प्रकार की होती है? देखो भाई, सरकार के प्रकार का मतलब है सरकार लोकतांत्रिक भी होती है। सरकार पहले क्या था, सरकार राजाओं की थी। राजा और रानी क्या करते थे, सरकार चलाते थे और वही डिसीजन लेते थे, उसको कहते थे राजतंत्र। लेकिन अमेरिकी क्रांति के बाद, फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोकतंत्र का जो चलन चला है और उसमें लोगों के द्वारा
सरकार को चुना गया है और सरकार बनाई गई है, उसको कहते हैं लोकतांत्रिक सरकारें। तो देखिए, सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी कि उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? ये शक्ति कौन देता है कि भाई आप हमारे लिए निर्णय बनाए? इसका मतलब है कि लोकतंत्र में तो देता है लोग, और राजतंत्र में तो राजा के पास स्वतः ही वो शक्ति होती है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। कौन देता है? लोकतंत्र में लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वो वोट के द्वारा नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। देखो भाई, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में लोग शक्ति देते हैं। क्या शक्ति देते हैं? किसके माध्यम से? चुनाव के माध्यम से, वोट देकर। अगर आप वोट देते हैं, वोट देकर आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वो आपकी बात को संसद में रखता है और आपके जितने भी कंसर्न्स हैं उनको नोटिफाइड किया जाता है और आगे चलकर उन पर नियम बनते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि हमें ये देखना है कि वे लोग हमारी बातें मानते हैं या नहीं मानते। तो वो उत्तरदायित्व भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है। किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। उन्हें जवाब देना पड़ेगा जनता को कि उन्होंने नियम क्यों बनाया और इन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतांत्रिक सरकार कहते हैं। राजतांत्रिक सरकार होती है, इसमें राजा और रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जो उसे सलाह तो दे सकता है, लेकिन निर्णय क्या होता है? निर्णय लेने की शक्ति अंतिम राजा के पास ही होती है। अब आगे लिखा है, लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा और रानी को कोई ना निर्णय लेने का आधार बताने पड़ते हैं, ना ही कोई सफाई देने की जरूरत। उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। उन्होंने जो निर्णय ले लिया सो ले लिया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो सरकार कौन सी अच्छी है फिर? लोकतंत्र, जो लोगों को जवाबदेही हो लोगों के प्रति। राजतंत्र में क्या है? जो राजा के मन में हुआ वो उसने कर दिया। अगला है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार के बारे में बताया गया है क्या होती है लोकतांत्रिक सरकार। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक सरकार के जो मुख्य तत्व हैं वो क्या होते हैं। तो इसमें पढ़े, भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमने राजशाही नहीं अपनाई। आजादी के बाद हमने क्या किया? लोकतंत्र अपनाया। क्यों अपनाया? संसदीय लोकतंत्र क्यों अपनाया? उससे पहले अंग्रेज क्या थे? एक राजा की तरह ही, ऑटोक्रेट ही थे वो, और एक राजा की तरह ही बिहेव करते थे। और वो क्या करते थे? हमारा जो सरकार चलाते, सरकार तो वो भी चलाते थे, लेकिन वो शोषण पर आधारित सरकार थी। वो जो भी डिसीजन लेते थे, जो भी नियम बनाते थे, वो व्यवस्था जो भी करते थे वो हमें कंट्रोल करने के लिए, जिससे वो अपने हमारा शोषण कर सके। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें पता चला कि भाई ये हमारा शोषण कर रहे हैं, तो हमने संघर्ष किया कि नहीं, हमें तो लोकतंत्र चाहिए जहां पर लोग ही डिसाइड करें वोट के द्वारा कि हमें कौन चुनकर भेजना है और कौन सरकार बनाएगा, और वो हमारे लिए काम करे। संसार में और भी कई देश है जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया। ऊपर बताया जा चुका है, लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। क्या है? लोग चुनते, लोगों के पास शक्ति होती है चुनाव की, वोट के द्वारा, चुनाव के माध्यम से, और वो वोट के द्वारा वो शक्ति होती है उसके पास, और वो क्या करते हैं? लोगों के द्वारा ही चुना हुआ शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करे। लोकतंत्र का बेसिक तो यही है कि भाई लोग इकट्ठा हो और अपने नियम खुद बनाएं, कोई भी वहां पर राजा ना हो, अपने नियम वो खुद बनाए। लेकिन छोटे देशों में तो संभव हो सकता है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में जहां इतनी जनसंख्या है, क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव है। तो इसके लिए यहाँ पर प्रतिनिधि सरकार की संकल्पना आती है, यानी कि हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, और जैसे 10 लाख वोटर्स पर होता है हमारा एक प्रतिनिधि, हम अपना प्रतिनिधि भेजते हैं संसद में, वो हमारे लिए डिसीजन लेगा, वो पार्टिसिपेशन करेगा किसमें? नियम बनाने में और निर्णय लेने में। प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। आज के समय जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं उनको प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं, सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं,
आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक यह देश के सभी वयस्क को वोट देने का अधिकार ना हो। लोकतंत्र में वोट की ही शक्ति होती है, यानी कि अगर सबको वोट देने का अधिकार नहीं मिला तो वो पूर्णतः लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए लोगों के द्वारा चुनाव किया जाए, वोट दिया जाए, ठीक, और सभी लोग वोट दें। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारों में सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, खासतौर से औरतों को और गरीबों को। सिर्फ वही वोट दे सकता था जिसके पास पैसा था, संपत्ति थी या शिक्षित अधिक थे और पुरुष थे। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो एक गिने चुने पुरुष बनाते थे, यानी कि सबकी भागीदारी नहीं थी। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी होना बहुत आवश्यक है। आगे, भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने जोर शोर से मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया, एक पत्रिका थी यंग इंडिया जो गांधी जी की थी, उसमें कहा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। क्या वोट देना का अधिकार गरीबी और अमीरी के पर हो? गरीब है वो, उसमें उसकी क्या गलती है? वो गरीब के यहाँ पैदा हुआ और वो गरीब है, उसके पास संसाधन नहीं है, अवसर नहीं है, उसके साथ असमानता होती है, तो उसकी क्या गलती है? अगर उसे वोट मिलेंगे तो उसके लिए भी जो है प्रतिनिधि सोचता है, वो अपना प्रतिनिधि भेजता है कहां पर? डिसीजन मेकिंग में और कानून बनाने में। अब ये बुक्स में बताया गया है कि महिलाओं को कैसे कैसे संसार में वोट देने का अधिकार मिला। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, ब्रिटेन और अमेरिका में भी नहीं था। ब्रिटेन में तो 1928 में महिलाओं को अधिकार मिला वोट देने का और अमेरिका में 1920 में मिला। देखिए क्या था, पहला विश्व युद्ध हुआ, हमने पहले पढ़ा था विविधता में कि हम पूर्वाग्रह या जो आपके पूर्व धारणा बना लेते हैं या रूढ़िवादी धारणा बना लेते हैं कि महिलाएं इस काम को कर सकती है या नहीं कर सकती, इस आधार पर महिलाएं को इंफीरियर माना जाता है। इस धारणा को तोड़ा गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि व्यक्ति जो पुरुष थे वो तो लड़ने के लिए चले गए, लेकिन जो पुरुषों वाले काम थे वो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर किया और बहुत ही कुशलता के साथ किया। लोगों की ये रूढ़िवादी अवधारणा टूट गई कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती थी, तो महिलाओं ने वो काम करे। तो महिलाओं ने फिर संघर्ष किया, अपने किसके लिए? मताधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, और उस संघर्ष के परिणाम था कि उनको 1920 में अमेरिका में और 1928 में ब्रिटेन में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इसमें भी यही सब बातें कही है। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों को नहीं बांटी, संघर्ष करना पड़ा है। कोई अपनी शक्ति स्वेच्छा से देगा? नहीं देगा, संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष आज भी है, लोकतंत्र में भी संघर्ष है। लोकतंत्र में भी शांतिपूर्ण रूप से अपनी बात रखने का, आंदोलन करने का आपको अधिकार प्राप्त है, और इस अधिकार को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो सरकार क्या हो जाएगी? सरकार निरंकुश हो जाएगी, और निरंकुश सरकार किसी की सुनती नहीं है, और ऐसे में वो प्रतिनिधि फिर आपके कैसे हुए? सच्चे मायने में लोकतंत्र में आपको संघर्ष करने का, अपनी बात रखने का अधिकार होता है। तो यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं और मताधिकारों के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं, और इस आंदोलन को क्या कहते हैं? महिला मताधिकार आंदोलन। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सफरेज मूवमेंट। ये जो सफरेज मूवमेंट है इसका मतलब होता है वोट देने का अधिकार। इसको याद रख लेना कि ये जो है सफरेज मूवमेंट कहा गया। पूछा जा सकता है कि सफरेज मूवमेंट क्या है? महिलाओं को मताधिकार देने वाला आंदोलन। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे।
जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िवादी अवधारणा बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने के समान रूप में योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन यानी कि सफरेज मूवमेंट की साथियों ने महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। भाई हमें भी वोट देने का अधिकार को, जब हम महिलाओं ने कहा कि जब हम पुरुषों से किसी चीज में कम नहीं है तो हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन किया, सैफरेज मूवमेंट किया। जगह जगह अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांध कर प्रदर्शन किया। इनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई, भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में, ये इंपॉर्टेंट है, अमेरिका में 1920 में मिला और इंग्लैंड में 1928 में मिला। दो फैक्ट आपको प्राप्त होते हैं क्या, एक तो सैफरेज मूवमेंट, दूसरा अमेरिका में मताधिकार। ये आया क्वेश्चन है, आया हुआ था ये क्वेश्चन कि मताधिकार महिलाओं को कब मिला, 1920 में, और ब्रिटेन में 1928 में। ये नोट करने वाली बात है, इसको नोट करना है हमें। ठीक, ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका होगा लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो अगली वीडियो में हम चौथे चैप्टर के लिए आएंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अच्छे से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों में भी शेयर करें, जिससे वे लोग भी अपनी तैयारी को अक्सर बढ़ा सकें। धन्यवाद।